कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 7 फॉर द मंथ ऑफ जून। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 6 का जो लिंक है वो मिल जाएगा एंड इसकी पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं आपका आज का सेशन। सो पहला आपका यहाँ पे न्यूज़ है, हॉकी अंडर 18 एशिया कप आपका हुआ था इन जापान, ठीक है। और ये 23 मई से 6 जून तक चला था आपका एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द एशियन हॉकी फेडरेशन, राइट। दो फॉर्मेट में होता है, मेंस एंड वुमेन। नेशनल टीम्स जो हैं आपकी अक्रॉस एशिया, इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया की मेंस अंडर 18 टीम जो है, जिसके कैप्टन थे केतन खुशवा, ठीक है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। बेसिकली जो इंडिया की मेंस टीम है वो उन्होंने फाइनल में गोल्ड फाइनल बेसिकली जीता है और इन्होंने डिफीट किया था जापान की आपकी टीम को एंड जापान गॉट दी सिल्वर मेडल, राइट। 4-1 से जो है डिफीट किया था इंडिया की टीम ने जापान की टीम को। सेमीफाइनल में इंडिया ने बीट किया था पाकिस्तान को, ठीक है। पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, राइट। एंड ऑनर्स की बात करें तो आशीष तानी पुत्री जो है ये प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे आपके फाइनल में एंड टॉप स्कोरर विद 13 गोल्ड, राइट। आयुष राजक जो है ये बेस्ट गोलकीपर रहे थे आपके, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं इंडियन विमेन अंडर 18 टीम की। तो इसके कैप्टन आपकी हैं स्वीटी कुजूर। इंडिया की जो विमेंस टीम थी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था एंड इन्होंने जो है डिफीट किया था साउथ कोरिया को, राइट। फाइनल मैच चाइना और जापान के बीच में हुआ था। चाइना ने यहाँ पे जो है चाइना विनर रहा था विद गोल्ड मेडल एंड सिल्वर मेडल गोज टू जापान, राइट। 2-1 से इनका जो मैच था वो कंप्लीट हुआ था। इसके अलावा ऑनर्स की बात करें तो नौशीन नाज जो है जो टॉप स्कोरर आपके रहे थे, इन्हें 12 गोल के साथ ही टॉप स्कोरर रही थी, ठीक है। इसके अलावा रिकॉग्निशन की बात करें तो मेंस टीम जो है इन्हें 3 लाख पर प्लेयर का यहाँ पे अमाउंट जो है रिकॉग्निशन जो है वो मिला है एंड 1.5 लाख पर सपोर्ट स्टाफ, राइट। वुमेन्स टीम की बात करें तो 1 लाख पर प्लेयर एंड 50,000 पर सपोर्ट स्टाफ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। Now question is, the hockey under 18 Asia Cup 2026 men held in Kakamigahara in Japan was clinched by which team? तो यहाँ पे इंडिया की जो मेंस टीम थी उन्होंने फाइनल मैच जीता था by defeating the Japan, right? So answer is option number D. Now next आपका क्वेश्चन है, who won the women's single title at the 2026 French Open, जो फ्रेंच ओपन जिसे रोनाल्ड ग्रासो नाम से भी जाना जाता है, इन द पेरिस फ्रांस बाय डिफीटिंग द माजा चवालेंस्का ऑफ पोलैंड। सो विमेन्स सिंगल टाइटल यहाँ पे मिला था रशिया की मीरा एद्रेवा को, ठीक है। इन्होंने बेसिकली हराया था पोलैंड की प्लेयर को, राइट। अब यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। मेन सिंगल टाइटल में अलेक्जेंडर जेवर जो हैं जर्मनी से, ये आपके विनर रहे थे एंड इन्होंने यहाँ पे हराया था फ्लैवियो कोबर्ली को फ्रॉम इटली, राइट। नेक्स्ट है आपके विमेन्स सिंगल। इसमें अभी हमने पढ़ा रशिया की जो मिरा एंद्रेवा थी, इन्होंने ये विनर रही थी और इन्होंने पोलैंड की प्लेयर को हराया था। देन मेंस डबल की बात करें तो मार्सेल ग्रानोलस जो स्पेन से हैं एंड होरासिया जेबेलोस जो अर्जेंटीना से हैं, ठीक है। ये आपके विनर रहे थे और इन्होंने डिफीट किया था फिनलैंड के हैरी हेलियोवारा एंड हेनरी पैटन जो आपके यूके से बिलोंग करते हैं। वुमेन्स डबल की बात करें तो कैटरीना सेनेकोवा जो आपके चेजिया की थी, ठीक है। एंड टेलर टाउनसेंड जो यूएसए से थे, ये विनर आपके रहे थे यहाँ पे एंड रनर अप थे अना डेनिना रशिया कजाकिस्तान एंड अलेक्जेंडर क्रोनिक फ्रॉम सर्बिया, राइट। नेक्स्ट इज मिक्स डबल। यहाँ पे सारा ईरानी एंड एंड्रिया वेवासोरी जो है इटली के, ये आपके विनर रहे थे एंड इवान किंग फ्रॉम यूएसए एंड गैब्रिएला डेब्रोविस्की फ्रॉम कनाडा जो हैं ये रनर अप रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे ये 24 मई से 7 जून तक आपका जो है इवेंट चला था विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द फ्रेंच टेनिस फेडरेशन, जिसके कारण प्रेसिडेंट हैं ग्लिस मॉर्जन। ये आपका इसका हेडक्वार्टर बेसिकली रोलैंड ग्रोसो स्टेडियम पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 1920 में। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन विमेन चैंपियनशिप आपका हुआ था गोवा में, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये हुआ था एंड इट वाज इट्स 8th एडिशन। 25 मई से 6 जून तक चला था एंड इसे ऑर्गेनाइज किया था साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन ने, ठीक है।
आपके किस फॉर्मेट में हुआ था? ग्रुप स्टेज, नॉकआउट राउंड्स एंड फाइनल। ठीक है, ये आपके फॉर्मेट था। पार्टिसिपेंट की टीम आपकी थी इंडिया से बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड मालदीव्स। ठीक है, इंडिया ने यहाँ पे विक्ट्री हासिल की थी और इंडिया ने फाइनल्स में डिफीट किया था बांग्लादेश को एंड सेमीफाइनल में इंडिया ने भूटान को डिफीट किया था। ठीक है, परफॉर्मेंस की बात करें तो 18 गोल यहाँ पे स्कोर किए गए थे, ओनली 1 कंसीडर्ड अक्रॉस द टूर्नामेंट, राइट। अचीवमेंट की बात करें तो इंडिया ने ये 6th टाइटल हासिल किया है। ठीक है, SAFF विमेंस चैंपियनशिप टाइटल जो है 6 टाइम हासिल किया है। इससे पहले 2010 में, 12 में, 14 में, 16 और 19 में ये टाइटल हमने हासिल किया था। ठीक है, इसके अलावा इंडिया की टीम से कौन कौन यहाँ पे था? कोच क्रिस्पन छेत्री, कैप्टन थे संगीता बेसफोर, की प्लेयर्स आपके थे पेंथोई निर्मला देवी, ठीक है, शिल्की देवी, जूली किशन, संगीता बसफोर, सैंडफिया नॉनग्रूम, अस्तम ओरान, देन प्यारी एक्सासा, आपका मनीषा कल्याण, जसोदा मुंडा एंड अवेका सिंह। तो ये सारे आपके की प्लेयर्स यहाँ पे थे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट्स यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा फाइनल गोल्स की बात करें तो यहाँ पे इट वाज स्कोर्ड बाय द प्यारी एक्सा एंड सैनफिडा नॉनग्रम एंड लिंडा कॉम्स्टेरो। ठीक है, अवार्ड्स की बात करें, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है इसका अवार्ड दिया गया है सैनफिडा को। ठीक है, एंड टॉप स्कोरर ये आपके रहे थे अविका सिंह जिन्होंने 4 गोल किए थे एंड बेस्ट गोलकीपर पंथोई चानू एलेंगबम। ठीक है, फेयर प्ले अवार्ड यहाँ पे मिला है नेपाल को। अब बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो है इसके प्रेसिडेंट आपके हैं काजी मोहम्मद सलाउद्दीन फ्रॉम बांग्लादेश। हेडक्वार्टर्स का ढाका बांग्लादेश में लोकेटेड है एंड इसे 1997 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, इंडिया डिफीटेड विच टीम 3-1 in the final of the 2026 SAFF Women's Championship। तो यहाँ पे इंडिया ने किसको डिफीट किया था? आपके बांग्लादेश को डिफीट किया था। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करना है, अगर हम बात करें कि करंटली जो रैंकिंग अभी विमेंस टीम की चल रही है इंडिया के, वो कितनी है? तो इट इज 69। ठीक है, और विमेंस की हमने 69 पढ़ी, मेंस की कितनी रेटिंग है? 138। ठीक है, करंटली ये रेटिंग चल रही है इंडियन टीम्स की, 69 विमेंस की है और आपकी ये मेंस की है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच कंपनी वॉज अवॉर्डेड द राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2026 फॉर एमर्जिंग हेल्थ टेक एंड न्यूट्रिशन इनोवेशन स्टार्टअप ऑफ द ईयर। सो ये अवार्ड मिला है ग्रासा मिलेट एंड फूड प्राइवेट लिमिटेड को। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे रीजन क्या था इनको ये प्राइज मिलने का? इनोवेटिव मेटाबॉलिक रिकवरी सिस्टम जो बेस्ड है आपका मिलेट एंड फर्मेंटेशन साइंसेस में, राइट। चेयरमैन कौन है इसके? आपके ग्रासा मिलेट एंड फूड प्राइवेट लिमिटेड के डॉक्टर अरुण चौधरी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था 2026 में। अब बात करते हैं बाकी चीजों की। ये इवेंट आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, भारत मंडपम में राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2026 इवेंट ये था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस कंपनी की। तो जो आपका ग्रासा इनोवेशन है ये इंडिया की फर्स्ट फूड लेड मेटाबॉलिक रिकवरी सिस्टम है जो बेसिकली फोकस करती है गट हेल्थ इंप्रूवमेंट में थ्रू दी स्ट्रक्चर्ड मिलेट बेस्ड फूड, राइट। प्रोडक्ट्स क्या है इनके? प्रोटीन मिलेट फ्लोर, फर्मेंटेड सोरडो ब्रेड एंड फर्मेंटेड चोको चिप कुकीज, राइट। इसके अलावा राष्ट्रीय रत्न सम्मान की बात करें तो इसका मेन एम है रिकॉग्नाइज करना आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया में फॉर देयर सर्विस सेक्टर। ठीक है, इंडिया के सर्विस सेक्टर में बेसिकली। ठीक है, एंड इट इज होस्टेड बाय WBR ग्रुप। एंड कैटेगरीज कौन कौन सी हैं जिनमें अवार्ड्स दिए जाते हैं? टेक्नोलॉजी में, रियल इस्टेट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल्स, प्रोफेशनल सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, हॉस्पिटल, बिजनेस एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, इन कैटेगरीज में अवार्ड मिलता है। और इस इवेंट के तहत भारत इनोवेशन एंड स्टार्टअप फैसिलिटेटर प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया है टू नर्चर इंडियाज नेक्स्ट वेव ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, राइट। अदर प्रोमिनेंट विनर्स आपके यहाँ पे देखे गए हैं डॉक्टर विनोद गजनन शिरोडकर, एंटरप्रेन्योरल एक्सीलेंस विद सोशल कमिटमेंट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर PS दत्तात्रेय, ट्रायल ब्लेजर इन मल्टी डिसिप्लिनरी ऑन्कोलॉजी केयर एंड माइक्रोटेक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन फ्रॉम UP।
एक्सीलेंस इन स्टूडेंट प्लेसमेंट सपोर्ट, तो इनको भी यहाँ पे जो है ये भी यहाँ पे विनर्स आपके रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 105 मिलियन यूएस डॉलर टू द हाइजेनको ग्रीन एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड टू एक्सेलरेट ग्रीन हाइड्रोजन डेवलपमेंट इन इंडिया। सो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने बोला है ये हाइजेनको ग्रीन एनर्जी जो है इनको 105 मिलियन यूएस डॉलर का सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। सो इट इज डन बाय द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन विच इज अ आर्म ऑफ अ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, राइट। इट इज अ मेंबर ऑफ अ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ओके। सो डिटेल में बात करेंगे इसकी। उससे पहले एक और चीज, इसके स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं आईएफसी की। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर आपके हैं मुख्तार दियोब, स्टैब्लिश इसे 1956 में किया गया था, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में लोकेटेड है एंड इसके 186 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। नाउ अब 105 मिलियन यूएस डॉलर किस टाइप से दिए जाएंगे, कौन कौन देगा, उसकी बात करते हैं। सो फंडिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। तो आईएफसी कमिटमेंट जो है वो 50 मिलियन यूएस डॉलर की इसकी है, जिसमें से 25 मिलियन यूएस डॉलर आईएफसी के अपने अकाउंट से यहाँ पे दिया जाएगा एंड 25 मिलियन यूएस डॉलर दिया जाएगा वाया ब्लेंडिंग फाइनेंस फैसिलिटीज। इसमें आपका क्लीन टेक्नोलॉजी फंड में से 20 मिलियन यूएस डॉलर यहाँ पे फर्दर दिया जाएगा एंड फ्रंटियर अपॉर्चुनिटीज फंड से 5 मिलियन यूएस डॉलर का, ठीक है। तो ये 50 मिलियन का आपका क्लियर हुआ, ठीक है। अदर इन्वेस्टर्स यहाँ पे आपके रहेंगे सीजमेंस 25 मिलियन यूएस डॉलर एंड फ्लर्टॉन अप टू 30 मिलियन यूएस डॉलर ये यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जो ये पार्टनरशिप है इसका एम है स्केल करना वायबल हाइड्रोजन एज अ सर्विस मॉडल एंड सप्लाई करना जीरो इमिशन ग्रीन मॉलिक्यूल्स टू दी हार्ड टू अबेट इंडस्ट्री एंड सपोर्ट करना इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन को एंड दी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इनको सपोर्ट करना, ठीक है। इसके अलावा हाइजेनको जो है ये करंटली ऑपरेट कर रहा है 2 कॉमर्शियल ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स में इंडिया में एंड इसका फर्दर प्लान क्या है कि ये 2 से 3 एडिशनल प्लांट्स यहाँ पे इंडिया में अपने लगाए फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में यूजिंग इक्विटी इन्फ्यूजन, राइट। इसके अलावा इस हाइजेनको को सपोर्ट इससे पहले कौन कर रहा था, एसबीआई वेंचर मैनेज्ड नीव सेकेंड फंड 2022 जो है वो बेसिकली इसे फंड कर रहा था एंड जिन्होंने इन्वेस्ट किया था 25 मिलियन यूएस डॉलर इन दी हेनकोस ऑपरेशन प्रोजेक्ट, राइट। Now next question है, this Sports Authority of India signed an MOU with which Japanese university to facilitate specialized training and exchange performance for Indian athletes, coaches and sports scientists. So India की जो ऑर्गेनाइजेशन है Sports Authority of India, इनका अग्रीमेंट साइन हुआ है, इनका जो है पार्टनरशिप हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ शुकुबा के साथ, जो जापान की यूनिवर्सिटी है, किस चीज के लिए, आपके फैसिलिटेट करने के लिए स्पेशलाइज ट्रेनिंग एंड एक्सचेंज प्रोग्राम्स इंडियन एथलीट्स, कोचेस एंड स्पोर्ट्स साइंटिस्ट के लिए, ठीक है। एंड इट इज साइंड बाय योर क्योसुके नगाता जो प्रेसिडेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा के, ठीक है, एंड मंजूश्री दयानंद जो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है आपके स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था और ये एमओयू आपका 3 साल का रहेगा और ये इसके प्रायोरिटी स्पोर्ट्स आपके रहेंगे एथलेटिक्स, आर्चरी, टेबल टेनिस, स्विमिंग एंड जूडो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन हैज सेलेक्टेड 6 फर्म्स टू प्रोवाइड artificial intelligence or machine learning solutions for projects of central ministries and agencies, which among the following firm was not selected? So national e-governance division जो है इन्होंने 6 कंपनीज को सिलेक्ट किया है ताकि वो प्रोवाइड करे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सॉल्यूशन फॉर द प्रोजेक्ट्स ऑफ अ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, मतलब गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसके लिए, ठीक है, एंड उनके एजेंसीज के लिए। तो कौन से 6 आपके जो फर्म्स है वो सिलेक्ट किए गए हैं, ठीक है, मतलब सॉरी 6 सेलेक्ट किए गए हैं, उनमें से कौन सा नहीं सेलेक्ट किया गया है आपको ये बताना है, इन ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दैट इज टीसीएस, इसको सेलेक्ट किया है। एनईसी कॉर्पोरेशन इंडिया, इसको भी सिलेक्ट किया गया है। देन किंट्रियल सॉल्यूशन एंड कोरोवर.ai, इन चारों को सिलेक्ट किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दैट इज इन्फोसिस को सिलेक्ट नहीं किया गया है। इसके अलावा अदर जो आपके कंपनीज बचे वो है कैक्टस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एंड इनोफ्यू लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, राइट। अब यहाँ पे क्या बोला है, द एनपैनलमेंट ऑफ दीज कंपनीज विल रिमेन वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ अ लेटर एंड इसको बाद में एक्सटेंड भी किया जा सकता है अप टू एक साल तक, अप टू 1 year तक, ठीक है।
नाउ यहाँ पे क्या बोला है, कंपनीज जो हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू असिस्ट गवर्नमेंट बॉडीज इन एरियाज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल डेवलपमेंट, एडवाइजरी सर्विसेज, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डिपेंडिंग ऑन द डिपार्टमेंटल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे कंपनीज जो है ये असिस्ट करेंगे गवर्नमेंट बॉडीज को आपके इनके एआई मॉडल डेवलपमेंट के ऊपर, एडवाइजरी सर्विसेज ये प्रोवाइड करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में ये बेसिकली हेल्प करेंगे उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनियन मिनिस्टर कीर्ति वर्धन सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने लॉन्च किया है डिजिटल जू गाइड एट द नेशनल जियोलॉजिकल पार्क, जो एक आपकी ऐप है। ठीक है, नेशनल जियोलॉजिकल पार्क की एक ऐप यहाँ बेसिकली लॉन्च की गई है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपकी रहेगी ऑनलाइन। यहाँ पे जो है टिकट आप कर सकते हो इसमें। ठीक है, सो मैप वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पे ये ऐप के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब इस ऐप का नाम क्या रखा गया है, तो नेशनल जियोलॉजिकल पार्क है। ठीक है, नेशनल जियोलॉजिकल पार्क, तो इसका शॉर्ट फॉर्म ही ऐप है NZP सारथी ऐप। ठीक है, साथी ऐप। ओके, NZP साथी ऐप इज द नेम ऑफ दिस ऐप। ठीक है, विच इज लॉन्च्ड रिसेंटली, ये एंड्रॉइड एंड iOS दोनों में लॉन्च की गई है। नाउ ये एक डिजिटल जू गाइड ऐप आपकी है फॉर द विजिटर्स एट द नेशनल जियोलॉजिकल पार्क, जो एंड्रॉयड एंड iOS में अवेलेबल है। फीचर्स की बात करें तो ये आपको आपका बेसिकली एक मैप यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, स्मार्ट नेविगेशन यहाँ पे साथ में प्रोवाइड कर रहा है, साथ में ही ये लोकेट करने में हेल्प करेगा एनिमल्स एनक्लोजर, वॉशरूम्स, बगी पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट एंड इस टाइप की अदर फैसिलिटीज़ को बेसिकली फैसिलिटेट यहाँ पे मैप के थ्रू आपको जानने, मतलब इस ऐप के थ्रू आपको जान सकते हो आप ये सारी चीज़ें। इसके अलावा ये ऑफर करेगा थीमेटिक टूर्स, एक्सप्रेस टूर, फैमिली टूर, टूर, देन ग्रैंड जू टूर एंड पर्सनलाइज्ड माई टूर। इस टाइप की आप मतलब ये टूर्स जो हैं वो यहाँ पे ऑफर करेगा ऐप के थ्रू। इसके अलावा यहाँ पे सेल्फ टिकटिंग कियोस्क जो है वो लगाए गए हैं, ये फैसिलिटेट करेंगे ऑनलाइन टिकट बुकिंग थ्रू दी UPI बेस्ड डिजिटल पेमेंट विद फ्री वाईफाई कनेक्टिविटी फॉर द ऑन द स्पॉट टिकट बुकिंग। ठीक है, ऑन द स्पॉट अगर करना है तो ये फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई गई है। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटाइज्ड एंड जुडिशरी इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ ऑफेंस मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। तो केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक डिजिटाइज एंड जुडिशरी इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ ऑफेंस मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है, जिसका नाम है हॉक। ठीक है, हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल, ये हॉक सिस्टम यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इसके अलावा इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ ही केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इन्होंने लॉन्च किया है 24/7 फॉरेस्ट कॉल सेंटर एंड ऑनलाइन सोलर फेंस मॉनिटरिंग पोर्टल, स्ट्रेंथन करने के लिए डिजिटल फॉरेस्ट गवर्नेंस एंड मॉनिटरिंग अक्रॉस द स्टेट। ठीक है, हॉक की बात करें, हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल, ये क्लाउड बेस्ड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम है जो मैनेज करेगा वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा को एंड सपोर्ट करेगा इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड एनफोर्समेंट अगेंस्ट द वाइल्ड लाइफ ऑफेंसेस। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो 2015 में लाया गया था ड्यूरिंग द ऑपरेशन शिखर एंड इसकी शुरुआत जो है डेवलपमेंट की वो 2017 में की गई थी थ्रू द कोलैबोरेशन बिटवीन केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो सिस्टम है इसको ये सिस्टम लिंक करता है फॉरेस्ट रिकॉर्ड को विद द डिस्ट्रिक्ट कोड मैनेजमेंट सिस्टम वाया API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एंड केरला ऐसा करने वाला पहला आपका स्टेट बना है। ठीक है, इट इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विद अ जुडिशरी इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ ऑफेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, हॉक जो है ये डेवलप किया गया है केरला के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, देन आपका वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया अलोंग विद द निपॉन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन डेटा कॉर्पोरेशन, इनके कोलैबोरेशन से ये बनाई गई है। मेन पर्पस क्या है, डिजिटाइज करना वाइल्ड लाइफ ऑफेंस रिकॉर्ड को, और इसका टारगेट क्या है, वाइल्ड लाइफ क्राइम्स एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। ठीक है, ये इनको टारगेट करेगा। इसके अलावा ये प्रोवाइड करेगा डिजिटल डैशबोर्ड फॉर ऑफिशियल्स फ्रॉम द डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर to chief conservator of the forest. नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिसेंटली कुछ चेंजेस किए हैं। क्या चेंजेस किए हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2026 में चेंजेस किए हैं एंड यहाँ पे फुली एग्जेम्प्ट किया गया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को फ्रॉम द टैक्सेस ऑन द इंटरेस्ट इनकम एंड कैपिटल गेन्स। सो बेसिकली फॉरेन इनकम को जो है या आप बोल सकते हो अट्रैक्ट करने के लिए US डॉलर को इंडिया ने मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने टैक्सेस जो है हटा दिए हैं आपके ऑन दी इंटरेस्ट इनकम जो आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटी से आती थी
एंड आपका कैपिटल गेन जो मिलता था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, उसमें जो टैक्स लगता था वो अब हटा दिया गया है। ठीक है, ये आपका 1 अप्रैल 2026 से इफेक्ट में आ गया है। एंड कितना टैक्स लगता था पहले वो भी देखेंगे हम। तो पहले जो आपकी टैक्स रिजीम थी, इसके तहत इंटरेस्ट इनकम जो आपकी आती थी गवर्नमेंट सिक्योरिटी से, ठीक है, बॉन्ड्स हो गए आपके, ठीक है, टी बिल्स हो गए, तो ये सारे आपके उसमें आते हैं। और इनसे जो आपका इनकम जनरेट होता था, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम, वो टैक्सेबल होता था विद सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाज सब्जेक्टेड टू टैक्स, राइट। अब इसके अलावा कैपिटल गेन्स टैक्सेबल था, ठीक है, जिसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका इसमें टैक्स रेट जो है वो 30 था। जैसे आपका 100 रुपए का सिक्योरिटी है, ठीक है, आपने उसे बेचा 110 में, ठीक है, तो 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो टोटल गेन आपका 10 का है। और इसमें क्या बोला है, 30% का आपका जो है टैक्स लगेगा। मतलब 10 रुपए का आपका प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट पे 30%, 3 रुपीज का यहाँ पे आपको 3 रुपीज जो है एज अ टैक्स गवर्नमेंट को देना होता था। बट अब ये चीज हटा दी गई है। ऐसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो था आपका, इसमें भी 12.5% का टैक्स लगता था, अब ये भी उनके लिए हटा दिया गया है। ठीक है, नाउ द गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड अ कंप्लीट टैक्स एग्जम्पशन टू द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट। और यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, सेम टैक्स एग्जाम्पशन आपका जो है एक्सटेंड किया गया है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, दैट इज बीआईएस का। बीआईएस के लिए भी यहाँ पे जो टैक्स है वो आपके हटाए गए हैं। ठीक है, जिसे हम सेंट्रल बैंक फॉर सेंट्रल बैंक्स भी कहते हैं। मतलब जो सेंट्रल बैंक होता है उनका भी सेंट्रल बैंक, राइट। इसका हेडक्वार्टर आपका बेसिल में है। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज आती है, पीएम नरेंद्र मोदी का विजिट हुआ था गुजरात एंड यूनियन टेरिटरी दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में। और इस विजिट के दौरान इन्होंने इनॉग्रेट किए थे, डेडिकेट किए हैं प्रोजेक्ट एंड फाउंडेशन स्टोन रखा है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का वर्थ ओवर 21,700 करोड़। ठीक है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, कनेक्टिविटी, एविएशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इस टाइप के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आपके शामिल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सूरत में जो इनका विजिट हुआ था। इन्होंने इंडस्ट्रियल रिव्यू किया था लार्सन एंड टर्बो फैसिलिटी का इन दी हाजिरा सूरत में। ठीक है, फिर वर्चुअली इन्होंने इनॉग्रेट किया था अहमदाबाद में। ठीक है, वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में आपकी थी, इसमें इसे अटेंड किया था गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल जी ने, स्वामी रामदेव एंड और जो डिग्निटरीज थे यहाँ पे, डिग्नेटरीज, उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। और लगभग 500 एथलीट्स यहाँ पे आपके शामिल हुए थे फ्रॉम दी 78 कंट्रीज, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे आपके कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं, लगभग 18,800 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो आपके यहाँ पे गुजरात में जो है कुछ लॉन्च किए गए हैं, कुछ आपके फाउंडेशन स्टोन रखे गए हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। जैसे यहाँ पे डेडिकेट किया गया है पैकेज 6 एंड 7 ऑफ वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का, जिसकी कॉस्ट आपकी 7,689 करोड़ की है। NH56 4 लेनिंग जो है इस बूस्ट करने के लिए कनेक्टिविटी को, ये भी आपका यहाँ पे जो है इसका फाउंडेशन स्टोन जो है रखा गया है। देन हेल्थ केयर सेक्टर में बात करें तो इनॉग्रेट किया गया है 200 बेड ESIC हॉस्पिटल सूरत में विद आउटले ऑफ 212 करोड़। देन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे इनॉग्रेट किए गए हैं कुछ प्रोजेक्ट्स, जैसे ट्रांसमिशन नेटवर्क एक्सपेंशन यहाँ पे किया गया है विद कॉस्ट ऑफ 4,546 करोड़। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन अपग्रेड्स इन वलसाड 324.19 करोड़ की लागत से बेसिकली ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे केमिकल एंड बल्क ड्रग जोन, इसके लिए आपका अमाउंट दिया गया है 1063 करोड़ का। यूटिलिटी फैसिलिटीज जैसे एफ्लुएंट ट्रीटमेंट एट दी दहेज, पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन एंड श्रीगम गुजरात इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन दी जम्बूसार बल्क ड्रग पार्क, राइट। इसके अलावा इनका नेक्स्ट विजिट था दमन एंड दीव में। ठीक है, यहाँ पे इनका टोटल, इन्होंने जो प्रोजेक्ट्स फाउंडेशन स्टोन रखा है या लॉन्च किए हैं, टोटल 56 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे विद वर्थ ऑफ 2,970 करोड़। ठीक है, की इनॉग्रेशन की बात करें तो नमो एयरपोर्ट टर्मिनल एंड नमो हॉस्पिटल यहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेट किया है विद आउटले ऑफ 1,340 करोड़। फाउंडेशन स्टोन इन्होंने रखा है आपका आइकॉनिक ब्रिज दमन कन्वेंशन सेंटर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कैंपस का, ठीक है, विद कॉस्ट ऑफ 1,630 करोड़, राइट। फोकस एरिया यहाँ पे इनका रहेगा हेल्थ केयर, सिविल एविएशन, टूरिज्म, कनेक्टिविटी एंड पब्लिक वेलफेयर।
ठीक है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें जिसकी वैल्यू आपकी 885 करोड़ की है, यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखे गए हैं, ठीक है। जैसे पोर्ट फैसिलिटीज एट द कल्पेनी एंड कदमत आइलैंड, एंड इनका पर्पस है ईयर राउंड बर्थिंग का फॉर द लार्ज पैसेंजर वेसल इंक्लूडिंग योर क्रूज शिप अप टू 300 मीटर लेंथ। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई फॉर अनदर 2 years effective from 26 June 2026. So recently reappointment किया गया है स्वामीनाथन जना किरामन का, ठीक है, एज अ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। इसके मतलब यहाँ पे टोटल जो है 4 आपके आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। एक तो स्वामीनाथन जी हो गए, ठीक है, बाकी कौन है, पूनम गुप्ता, आपके श्रीश चंद्रा मुर्मू एंड रोहित जैन। तो करंटली ये यहाँ पे एज द डेप्यूटी गवर्नर सर्व कर रहे हैं, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, द ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड सेकंड रिसेंटली सोल्ड 3.65% स्टेक इन विच स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड जो है इसने अभी 3.65% के स्टेक्स जो हैं वो सोल्ड किए हैं आपके कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में, ठीक है। ये जो आपका बैंक है इसके करंट एमडी एंड सीईओ हैं सर्वजीत सिंह शर्मा एंड हेडक्वार्टर इसका जालंधर पंजाब में लोकेटेड है। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, मेटा प्लेटफॉर्म्स ने रिसेंटली पार्टनरशिप की है कौन से इंडियन कंपनी के साथ फॉर डेवलपिंग इट्स फर्स्ट लार्ज स्केल एआई इनेबल्ड डेटा सेंटर इन दी जामनगर गुजरात। तो मेटा का अभी जो है टाई अप हुआ है, आप कह सकते हो अग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ, किस चीज के लिए, डेवलप करने के लिए पहला लार्ज स्केल एआई इनेबल्ड डेटा सेंटर इन एट विच लोकेशन, एट दी जामनगर गुजरात, ठीक है। सो RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ ये इनका टाई अप हुआ है। अब यहाँ पे जो मेटा है इट विल लीज 168 मेगावाट ऑफ AI रेडी डेटा सेंटर कैपेसिटी फ्रॉम द रिलायंस इंडस्ट्रीज, राइट। एंड इसका जो ऑपरेशन है इट इज एक्सपेक्टेड कि ये स्टार्ट होएगा आपका 2028 में, ठीक है। नाउ जो डेटा सेंटर है ये आपका रन करेगा 100% renewable energy पे, and it is supported by nearly 925 megawatt of a clean energy capacity, okay, and साथ में ही ये यूज करेंगे desalinated sea water for a cooling purpose, okay। now यहाँ पे जो डेटा सेंटर आपका रहेगा ये लिंक्ड रहेगा टू दी प्रोजेक्ट वाटरवर्थ, मेटा का ग्लोबल सबसी केबल नेटवर्क ये आपका है जो एनहांस करेगा इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड रिलायबिलिटी को, राइट। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसेंटली रिसीव सर्टिफिकेशन एज अ बिलर ऑपरेटिंग यूनिट अंडर दी भारत बिल पेमेंट सिस्टम ऑपरेटेड बाय NPCI भारत बिल पे लिमिटेड। सो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको सर्टिफिकेशन बेसिकली मिला है एज अ बिलर कि वो ऑपरेट कर सकता है एज अ बिलर ऑपरेटिंग यूनिट अंडर भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली इसके थ्रू जो कस्टमर्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल या आपका गैस बिल या मोबाइल रिचार्ज जो होते हैं, ठीक है, वो सब करवा सकते हैं, राइट। अब कौन सी कंपनी है जिसको सर्टिफिकेशन मिला है, इट इज वियोना फिनटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। कौन सी कंपनी है, ऑप्शन नंबर सी वियोना फिनटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसे सर्टिफिकेशन अभी मिला है एज टू ऑपरेट एज अ बिलर ऑपरेटिंग यूनिट अंडर भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ठीक है। Next question है, which city became the first in India to be integrated into a Easy Connect hub and spoke aviation model, enabling international travelers to complete immigration and baggage formalities before Delhi and connect seamlessly to the 17 global destination। तो रिसेंटली वाराणसी जो है इसको ये पहली आपकी सिटी बनी है, ठीक है, जिसे इंटीग्रेट किया गया है इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक एविएशन मॉडल में। अब ये मॉडल है क्या, बेसिकली जैसे आप समझो कि कोई आपका कोई, लेट्स टेक द एग्जांपल, कोई फॉरेनर है, ठीक है, या आप हो, ठीक है, आपको यूके जाना पढ़ने के लिए, ठीक है, तो आप यूपी से बिलोंग करते हो, राइट। सो आपने यूके जाना है और आपकी डायरेक्ट फ्लाइट है नहीं, मतलब वाराणसी से यूके आपकी फ्लाइट डायरेक्ट है नहीं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे वाराणसी जो है ये आपका स्पोक रहेगा, ठीक है, एंड हब यहाँ पे रहेगा आपका दिल्ली, क्योंकि जो फ्लाइट है आपकी वो डायरेक्ट ना होके वाराणसी से दिल्ली और दिल्ली से यूके आपकी रहेगी, ठीक है। सो ये मॉडल में
फर्स्ट सिटी आपका बना है वाराणसी, जिसको इंटीग्रेट किया गया है इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक एविएशन मॉडल में। ठीक है, अब यहाँ पे फायदा क्या होगा इसका कि जो जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो बैगेज दिल्ली में चेक होना था, वो ऑलरेडी सारी फॉर्मेलिटीज आपके वाराणसी में ही हो जाएंगी, और दिल्ली में आप आराम से जो है अपना बिना टेंशन लिए कि मेरा बैगेज कहाँ है, उसे रीचेक करवाना है, या उसे मतलब जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज होती हैं इमिग्रेशन वगैरह, वो सारी चीज़ें आपकी छोटे एयरपोर्ट पे या आप कह सकते हो स्मॉल सिटीज में ही हो जाएंगी। आपको दिल्ली में ये सब करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका टाइम था वो यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, नाउ नाउ इसे डिटेल में देख लीजिए। इजी कनेक्ट जो है ये हब एंड स्पोक एविएशन मॉडल है, जो अलाउ करेगा पैसेंजर्स को कि वो कंप्लीट करें इंटरनेशनल इमिग्रेशन एंड बैगेज फॉर्मेलिटीज एट देयर ओरिजिन एयरपोर्ट। ओरिजिन एयरपोर्ट जहां से आप बेसिकली फ्लाइट ले रहे हो। ठीक है, मतलब जो आपकी दिल्ली तक फ्लाइट रहेगी, या आपका दिल्ली मुंबई जो भी आपका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वहां तक आपकी जो फ्लाइट रहेगी, ठीक है, आपकी सिटी से। ठीक है, तो वहां पे ही सारी फॉर्मेलिटीज आपकी हो जाएंगी, और मेन जो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वहां पे कोई फॉर्मेलिटी आपकी रहेगी नहीं, तो इजीली आप यहाँ पे ट्रैवल कर पाओगे। ठीक है, तो यही आपकी डेफिनेशन इसकी कह रही है। एंड इट विल अलाउ सीमलेस ट्रैवल थ्रू दी फेज 1 हब एयरपोर्ट, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु एंड राजकोट आपका हो गया। ठीक है, यहाँ पे चेक इन, बैगेज ट्रैकिंग टू द फाइनल डेस्टिनेशन, इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज, इंटरनेशनल ट्रैवल प्रोसेसिंग, ये सारी चीजें आपकी ओरिजिन एयरपोर्ट पे हो जाएंगी। ठीक है, नाउ जो ये मॉडल है ये प्रोवाइड करता है 17 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस। ठीक है, एक्सेस टू दी 17 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, जैसे लंदन का हेथ्रो एयरपोर्ट आपका हो गया, फ्रैंकफर्ट जर्मनी का, ठीक है, मिलान, रोम, जूरिच, मनीला फिलीपींस, देन सिंगापुर, फुकेट, कुआलालंपुर, रियाद, दुबई, ये सारी जगह पे ये एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, नाउ अब जो ये इनिशिएटिव है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड ऑपरेट किया जाएगा एयर इंडिया द्वारा 25 जून 2026 को। ठीक है, जो सर्विस है दे विल कमेंस ऑन द वाराणसी टू दिल्ली रूट एयर इंडिया 1111 फ्रॉम 25th जून 2026 फॉर एनहांसिंग रीजनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ठीक है, तो इसका एक तरह से ट्रायल रन जो है इसका वो 25 जून को होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अप्रूव द 250 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट विद इंटीग्रेटेड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एट द सीतापुर एक्स कैंटोनमेंट उत्तर प्रदेश, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन सेलेक्टेड थ्रू द कॉम्पिटिटिव बिडिंग टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया है 250 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट को, और ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो इंटीग्रेट किया गया है आपका बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ, ठीक है, इन एट दी सीतापुर, और ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका बेसिकली इंप्लीमेंट किया जाएगा एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट यहाँ पे आपकी न्यूज है, वेनेजुएला के जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं डेक्ले एलोइना रॉड्रिग्यूज गोम्स, इनका विजिट हुआ था इंडिया में। इन्होंने बायलैटरल मीटिंग्स की थी पीएम मोदी जी के साथ, और इसका फोकस एरिया आपका था एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी। राइट, इन्होंने जो है ट्रिब्यूट दिया था महात्मा गांधी जी को एट द राजघाट इन द न्यू दिल्ली, एंड शी ऑल्सो विजिटेड जामनगर ऑयल रिफाइनरी इन जामनगर गुजरात। ठीक है, साथ में ही नोट करना है वेनेजुएला जो है ये इन मंथ ऑफ मे इट बिकम्स द इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ अ क्रूड ऑयल, ठीक है, आफ्टर द रशिया एंड यूएई। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ये रिसेंटली न्यूज में था, इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मेन पर्पस क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ड्यूरेबल रूरल एसेट क्रिएशन एंड डिजिटल गवर्नेंस, ये इसका मेन पर्पस है, मतलब एम्प्लॉयमेंट देना रूरल एरियाज में। ठीक है, ये इफेक्ट में आएगा 1 जुलाई 2026 से। कवरेज की बात करें नियरली ये 2.8 लाख ग्राम पंचायत जो है उनको उनका मतलब बेसिकली उनको कवर करेगा। ठीक है, अब ये जो आपका विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन है, ग्रामीण मिशन है, ये रिप्लेस करेगा आपके मनरेगा को। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है आपका, इसको ये रिप्लेस करेगा। एंड जो भी ऑनगोइंग आपके काम है अंडर दी मनरेगा एज ऑफ 30 जून 2026, ये कंटिन्यू रहेंगे अंडर दी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ठीक है, स्टेट्स को यहाँ पे 6 महीने का टाइम दिया गया है, प्रिपरेशन टाइम दिया गया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम, और
और इनिशिएटिव, ठीक है। अब यहाँ पे चेंजेस कुछ किए गए हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो है वो बढ़ा दी गई है। मनरेगा के तहत रूरल हाउस होल्ड जो हैं उनको 100 डेज की गारंटी दी जाती थी ऑफ वर्क, नाउ इट इंक्रीज टू 125 डेज पर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। इसके अलावा वेज पेमेंट की बात करें तो अब डायरेक्टली जो वर्कर्स होंगे उनके अकाउंट में यहाँ पे जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत पेमेंट्स उनको मिल जाया करेगी, ठीक है, उनके बैंक अकाउंट में, राइट। यहाँ पे एक और चीज़ बोली गई है, जो प्रोसेसिंग आपकी रहेगी विद इन 3 डेज, यहाँ पे बताई गई है पेमेंट की, ठीक है। टोटल पेमेंट कंप्लीशन जो है वो आपका विद इन 15 डेज होगा। अगर यहाँ पे 15 डेज से ज़्यादा टाइम लग जाता है, डिले हो जाता है, इन दैट केस वर्कर को कंपनसेशन भी दिया जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे वर्कर्स के लिए क्या है कि अगर जो काम है वो मोर देन 5 किलोमीटर्स, मतलब आपका 5 किलोमीटर से ज़्यादा है, इन दैट केस वर्कर जो है उनको एडिशनल 10% का वेज अलाउंस मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर काम जो है मतलब बेसिकली जो वर्कर है उसको उसके पास उसे काम की ज़रूरत है बट उसे प्रोवाइड नहीं किया गया, इन दैट केस वर्कर को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी मिलेगा, ठीक है। वुमेन्स के लिए भी यहाँ पे वुमेन फ्रेंडली प्रोविजंस लाए गए हैं, जैसे अगर वर्क साइट पे 5 या 5 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज 5 ईयर से कम है, इन दैट केस वहाँ पे वुमेन केयर टेकर जो है अपॉइंट की जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्कर सेफ्टी एंड सोशल सिक्योरिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट वर्क साइट पे वर्क साइट इंजरीज के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिसिन, आपके एकोमोडेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अगर ट्रीटमेंट चल रहा है आपका, ठीक है, एंड इन दैट केस डेली अलाउंस की अगर हम बात करें तो वो हाफ वेज दिया जाएगा, ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। अगर इन केस डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है, इन दैट केस फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो दिया जाएगा अंडर दी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। इसके तहत ये यहाँ पे वेजेस या फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो इन्हें दिया जाएगा वर्कर्स को। इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है, नेशनल रूरल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस जो है ये आपकी 28 से 29 जून को होगी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, ठीक है, न्यू दिल्ली में, फाइनलाइज करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज एंड इंश्योर करने के लिए स्मूथ नेशन वाइड रोल आउट को, ठीक है। नाउ स्टेट्स विद बजटरी प्रोविजन की बात करें तो 26 स्टेट्स एंड यूटीज ने सक्सेसफुली यहाँ पे जो फंड्स हैं दे हैव सेट असाइड द फंड्स टू सपोर्ट दिस फ्रेमवर्क, राइट। इसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन के लिए बेसिकली, एंड यहाँ पे स्टेट्स को बोला गया है कि यहाँ पे मतलब सॉरी स्टेट्स अर्जेस टू एक्सपेडिट, दैट मीन्स झारखंड, कर्नाटका, तेलंगाना, मिजोरम जो है इनको बोला गया है आप स्पीड अप करिए अपने रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशंस के लिए, अप्रूवल्स के लिए एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा ऐसे स्टेट जिन्होंने कंप्लीट कर दिया अपना नोटिफिकेशन, इसमें मिजोरम, पुडुचेरी एंड आंध्र प्रदेश का नाम यहाँ पे देखा गया है। स्टेट लेवल नोटिफिकेशन इन्होंने जो है आपकी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। बजट एलोकेशन की बात करें, टोटल यहाँ पे 1.25 लाख करोड़ का बजट जो है बताया जा रहा है, जिसमें ब्रेकडाउन करें तो आपका 30,000 करोड़ रहेगा अंडर दी मनरेगा एंड 95,692.31 करोड़ रहेगा इंटरम एलोकेशन, राइट। स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स को एलोकेशन दिया जाना है 92,550.17 करोड़ का, 1,291.52 करोड़ यूटीज को एंड 1,850.62 करोड़ फॉर द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल ऑडिट्स के लिए, ठीक है। स्टेट वाइज एलोकेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, हाईएस्ट एलोकेशन दिया गया है उत्तर प्रदेश को 9,721.48 करोड़ का, वेस्ट बंगाल को है 8,508 करोड़, ऐसे ही आंध्र प्रदेश का है 7,707.21 करोड़ का, ठीक है। बाकी आप स्टेट्स यहाँ पे देख सकते हैं। यूटीज की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर को 1,151.2 करोड़, लद्दाख को दिया गया है 85.98 करोड़, पुडुचेरी को 40.56 करोड़ का, ठीक है। ऐसे ही बाकी आप ऑप्शंस देख सकते हैं। इसके अलावा फंडिंग रेशियो की अगर हम बात करें, अगर क्वेश्चन बने कि फंडिंग रेशियो क्या रहेगा, तो सेंट्रल स्टेट्स में रेशियो रहेगा 60-40 का फॉर द जनरल स्टेट, अगर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स है तो 90-10 का रहेगा, ठीक है। एंड यूटीज हैं विदाउट लेजिस्लेचर, इन दैट केस 100% सेंटर्स यहाँ पे जो है फंडिंग करेगी, ओके। ना क्वेश्चन क्या है, अंडर द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 द एम्प्लॉयमेंट गारंटी पर रूरल हाउस होल्ड हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 100 डेज टू हाउ मेनी डेज। तो यहाँ पे जो आपका काम है, ठीक है, वो आपका 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन कर दिया गया है, तो आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज है,
यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो है इन्होंने इशू किए हैं लेटर ऑफ अप्रूवल्स टू दी 3 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज फॉर कैंपस एक्सपेंशन, जिसमें आपके यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टोल, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स आपका शामिल है। ठीक है, 2 यूके से हैं, एक ऑस्ट्रेलिया से है। और ये लेटर ऑफ अप्रूवल जो है वो हैंड ओवर किया गया था बाय दी डॉक्टर विनीत जोशी, जो सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड चेयरमैन है यूजीसी के। ठीक है, एंड ये जो आपके अप्रूवल से इनको रिसीव किया है मिस मिशेल जोन, एग्जीक्यूटिव डीन एंड डायरेक्टर हैं आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टोल की, प्रोफेसर चार्ली जेफर वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क के, एंड प्रोफेसर सरा मेडिसन जो डेप्यूटी वाइस चांसलर हैं आपके यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल यूजीसी ने अप्रूवल यहाँ पे टोटल दिए हैं, मतलब लेटर ऑफ अप्रूवल जो अभी दिए हैं वो हैं 5 जो इशू किए गए हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एम्पटन जो यूके की है, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल जो है वो इसमें शामिल है। ठीक है, लेटर ऑफ इंटेंट्स यहाँ पे 10 इशू किए गए हैं यूजीसी द्वारा यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड इटली की यूनिवर्सिटीज के लिए। ठीक है, मतलब उनके फ्यूचर कैंपस के लिए इंडिया में। इसके अलावा कौन कौन से लोकेशन पे इनके कैंपस आपके बनाए जाएंगे, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टोल जो है इसकी लोकेशन मुंबई एंटरप्राइजेस कैंपस महाराष्ट्र में दी गई है। ठीक है, ये प्रोग्राम्स जो हमें प्रोवाइड करेंगे इमर्सिव आर्ट्स, फाइनेंस, डेटा साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन में देंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क की बात करें मुंबई महाराष्ट्र में, इसको जो है इसका बेसिकली फर्स्ट ओवरसीज कैंपस जो है बनाया जाएगा। एंड ये हमें ऑफर करेगा फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस विद एआई, साइबर सिक्योरिटी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज एंड मैनेजमेंट जैसे प्रोग्राम्स को। देन यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स की बात करें तो ये आपका मान्यता बिजनेस पार्क बेंगलुरु कर्नाटका में जो है इसको लोकेशन बताई गई है, और ये आपका अगस्त 2026 में ओपन होएगा। ठीक है, ये बिजनेस, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी जैसे जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनमें ये हमें मतलब ये सब्जेक्ट्स बेसिकली यहाँ पे आपके रहेंगे, एंड कोलैबोरेशन रहेगी रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट एंड एजुकेशन में। ठीक है, नेक्स्ट आपकी न्यूज है, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया है लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को, जिसका नाम विनिमय रखा है। ठीक है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म रहेगा मॉडर्नाइज करने के लिए लैंड पोर्ट ऑपरेशंस को फैसिलिटेट करने को, ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी एंड फॉर एनहांसिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ठीक है, अब ये जो प्लेटफॉर्म है इसको डेवलप किया है लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, एंड इसके की फीचर्स क्या हैं, ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक विंडो है फॉर द कार्गो एंड पैसेंजर प्रोसेसिंग, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यहाँ पे आपका यूज किया गया है, ये टेक्नोलॉजी यूज की गई है, एंड एंड टू एंड डिजिटल सर्विस ही आपको प्रोवाइड करेगा स्लॉट बुकिंग के लिए, ऑनलाइन पेमेंट, ट्रैकिंग, सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे इन्होंने इनेबल किया है रियल टाइम डेटा शेयरिंग अमंग दी इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, मोटर व्हीकल सिस्टम एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज एंड प्राइवेट ऑपरेटर। तो इनको रियल टाइम डेटा यहाँ पे शेयर किया जाएगा। ठीक है, बेनिफिट्स क्या होंगे, ये एलिमिनेट करेगा 90% अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द पेपर वर्क, मतलब डिजिटली सारा काम होगा, रिड्यूस करेगा ट्रक वेटिंग टाइम बाय 40 to 60%, cut gate processing time 22 से 35%, and it will enhance efficiency, transparency, security and inter-agency coordination. देन ये इंटीग्रेट किया जाएगा, मतलब ये इंटीग्रेट करता है ऑपरेशंस अक्रॉस 15 ऑपरेशनल लैंड पोर्ट्स, जिसमें इंडिया पाकिस्तान इंक्लूडेड है आपका, इनका अटारी, देरा बाबा नानक। ठीक है, देन इंडिया नेपाल में रुपईदेता, रक्सौल, जोगबनी, एंड इंडिया भूटान में दरंगा, इंडिया बांग्लादेश में पेट्रापोल, द्वाकी, सुतारकांडी, गोलकगंज, मनकचर, अगरतला, श्रीमंतापुर एंड सबरूम। ठीक है, और इंडिया म्यांमार का मेरो। एक्सपेंशन यहाँ पे होएगा, 11 एडिशनल लैंड पोर्ट्स प्लान किए गए हैं कि ये नेक्स्ट 2 to 3 years में एक्सपैंड किए जाएंगे। ठीक है, एड इसमें और किया जाएगा। Now question is, Union Minister Amit Shah launched the Land Port Management System Vinimay, a digital platform to modernize land port operations. The LPMS, that is Land Port Management System जो आपका है Vinimay, इसको डेवलप किसने किया है, तो इट इज डेवलप्ड बाय द लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, LPAI द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट अब बात करते हैं ओबिचुरी की। तो सलीम कुमार जो मलयालम एक्टर हैं, इनका रिसेंटली डेथ हुआ था एंड इन्हें कौन कौन से अवार्ड्स दिए गए थे? नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर 2010 में फॉर अदामिंते मकन अबू, ठीक है। केरला स्टेट फिल्म अवार्ड इन्हें दिया गया था फॉर द सेकंड बेस्ट एक्टर। बेस्ट कॉमेडियन का भी इन्हें अवार्ड मिला है एंड बेस्ट स्टोरी फॉर हिज डायरेक्शनल डेब्यू करुथा जोथन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ओबिचुरी आपकी है भारती राजा, जो एक्टर, फिल्म मेकर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड स्क्रीन राइटर थे तमिल इंडस्ट्री के, और इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था 2004 में। इसके साथ ही इन्होंने 6 नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीते हैं, 3 फिल्म फेयर अवार्ड साउथ जीता है फॉर द बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट फिल्म अलॉन्ग विद द मल्टीपल तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड्स, राइट। साथ में ही इन्हें जो है ही ऑल्सो कन्फर्ड विद द ऑनररी डॉक्टर ऑफ लेटर्स इन 2005 बाय द सत्यभामा यूनिवर्सिटी इन चेन्नई, तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल डेज की। तो फर्स्ट आता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 7 जून को ऑब्जर्व करते हैं, और इसका 8वां एडिशन हमने इस बार ऑब्जर्व किया था विद अ थीम फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशन, सेफ फूड एवरीवेयर। नाउ इसके अलावा नोट करना है, WHO ने यहाँ पे डेटा रिलीज किया था ग्लोबल बर्डन ऑफ फूड बॉर्न डिजीजेस का, जिसमें क्या बताया गया है, चिल्ड्रंस जिनकी एज आपकी लेस देन 5 ईयर्स है, दे फेस ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द रिस्क ऑफ इलनेस फ्रॉम द अनसेफ फूड दैट ओल्डर चिल्ड्रंस एंड अडल्ट्स। तो बेसिकली जो छोटे बच्चे हैं जिनकी एज 5 साल से कम है, उनको सबसे ज्यादा यहाँ पे रिस्क रहता है, ठीक है, इलनेस का फ्रॉम द अनसेफ फूड एज कम्पेयर टू अडल्ट्स और ओल्डर चिल्ड्रन या बड़े बच्चों के कंपैरिजन में, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, WHO ने एस्टिमेट किया है दैट अनसेफ फूड कॉज अराउंड 866 मिलियन इलनेस एंड 1.5 मिलियन डेथ्स एनुअली। तो ये भी यहाँ पे बताया गया है WHO द्वारा। इसके अलावा WHO ने प्रमोट किए हैं 5 की फूड सेफ्टी प्रैक्टिसेस विच इंक्लूड्स कीप क्लीन, सेपरेट रॉ एंड कुक्ड फूड, cook thoroughly, keep food at a safe temperature, use safe water and raw materials to prevent foodborne diseases and ensure safe food consumption, right। तो ये सारी चीजें इन्होंने प्रमोट की हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है वर्ल्ड ओशियन डे, 8 जून को ऑब्जर्व करते हैं, जिसका थीम था रीइमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो अ न्यू रिलेशनशिप विद आवर ओशियन। नेक्स्ट आपका है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, जिसे 8 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं। और ब्रेन ट्यूमर अवेयरनेस मंथ कौन सा होता है, मई, ये आपका होता है इंटरनेशनल ब्रेन ट्यूमर अवेयरनेस वीक। 24 से 31 अक्टूबर 2026 में हम इसे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। और इसका 18th एडिशन बेसिकली ऑब्जर्व किया जाएगा। और इस वीक को कौन ऑर्गेनाइज करता है, इंटरनेशनल ब्रेन ट्यूमर अलायंस इसे जो है ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। इसके चेयरमैन है खाती ओलिवर, हेडक्वार्टर इसका आपका लोकेटेड है यूके में, टेडवर्थ सूरे यूके, एंड इसे 2005 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे, 9 जून को ऑब्जर्व करते हैं, और इसका थीम है इनोवेशन, ट्रस्ट एंड सस्टेनेबिलिटी, द पावर ऑफ एक्रेडिटेशन। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।